असल वजह क्या है कि फैमिली नहीं लिखना चाहती कभी कभी इंटरवेंशन डाटा। वैसे फैमिली अपने मरीज़ के बारे में काफ़ी गिला शिकवा करती रहती है, जब आते हैं तो गिले शिकवे से ही बात शुरू होती है। काफ़ी बड़ी बड़ी शिकायतें होती हैं जो कि वो अपने पेशेंट के बारे में करते हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि बैठ के तफसील से इंटरवेंशन डाटा लिखो कि वो कौन से वाक़यात थे कि जिसकी रोशनी में आपने फ़ैसला किया कि इसको इलाज की ज़रूरत है, वो कौन से वाक़यात थे। फिर जब वो लिखने के लिए कहते हैं तो कुछ फैमिलीज़ ये भी कहती हैं कि ऐसा तो कोई वाक़या है ही कोई नहीं, ऐसा कुछ उसने किया ही कुछ नहीं। और कई दफ़ा वो कहते हैं कि सामने तो कुछ नहीं करता लेकिन पीछे जाके फिर ड्रग्स करता है, सामने तो कुछ नहीं कहता कि मैं ड्रग्स करूँगा या कोई गड़बड़ करूँगा। असल वजह क्या है, घर वालों का मूड क्यों नहीं बनता इंटरवेंशन डाटा आसानी से लिखने का, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। असल वजह वाला क्या है? चलिए मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ कि हम वैसे कहते रहते हैं पाकिस्तान में ये नहीं ठीक, पाकिस्तान में वो नहीं ठीक, ये हम बातें इस तरह की करते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी और मुल्क में गए हों तो पाकिस्तान के बारे में हम कोई मनफी बात करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि हमने हर साल 14 अगस्त मनाया होता है, हमने पाकिस्तान से मोहब्बत की होती है, हमने पाकिस्तान का फ़िक्रा बहुत दोहराया होता है। तो मुझे बताइए कि जो बच्चा घर में एक छोटे से बच्चे से परवान चढ़ाया होता है और उसको बहुत प्यार किया होता है और रोज़ उसको गौर से देखा होता है और रोज़ उसको प्यार से देखा होता है, और हर दफ़ा जब हम उसको देखते हैं तो उसकी एक नई तस्वीर, तो जितनी दफ़ा हम अपने बच्चे को देखते हैं और उसके गुण गाते हैं तो वो सबक इतना पक्का हो चुका होता है कि कभी कभी हम तकलीफ़ से बिलबिला के कहते हैं बहुत बुरा है, नशई है, ये करता है, वो करता है। पर जब कहते हैं ना कागज़ पे बैठ के लिखो कि क्या करता है जिससे कि आपका ये फ़ैसला समझ में आ जाए कि आपने इसका इलाज कराने का फ़ैसला किया है, तो फिर उस वक्त लिखते हुए हाथ चलता नहीं है। क्योंकि जिस बंदे के बारे में हम लिख रहे होते हैं हमने उसको अरसा दराज तक प्यार किया होता है और अब भी प्यार करते हैं, लेकिन बीच बीच में गुस्सा भी शामिल हो जाता है, कभी नफ़रत भी शामिल हो जाती है। तो उस बंदे के बारे में खुल के संजीदगी के साथ कुछ लिखना बहुत मुश्किल लगता है। एक जगह मैं देख रहा था कि किसी का इंटरवेंशन डाटा था उसके सौतेले वालिद ने, और इंटरवेंशन डाटा लिखना था उसके हकीकी वालिद ने, और वालदा ने तो लिखना ही था लेकिन सौतेले वालिद ने भी लिखना था। और उसने पिछले सिर्फ चंद माह में जो कि नशे की ज़िंदगी थी बच्चे की, उसको देखा था, नशे की ज़िंदगी से पहले नहीं देखा था। तो आपका क्या ख्याल है कि किसको आसानी हुई होगी इंटरवेंशन डाटा या वो वाक़यात लिखने में जिनकी वजह से इलाज का फ़ैसला हुआ, सौतेले वालिद को या सगे वालिद को? किसने ज़्यादा ज़बरदस्त हक़ाइक़ पे मबनी इंटरवेंशन डाटा लिखा? इसमें मैं एक बात कह दूं कि हम दोनों पहले ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि स्टेप फादर ज़रूरी नहीं कि बुरा हो या स्टेप फादर ज़रूरी नहीं कि ख़िलाफ़ हो। और ये भी देखने में आया कि कभी कभी कोई स्टेप फादर बहुत ज़्यादा अच्छी नीयत के साथ भी काम कर रहा होता है, लेकिन जो रियल फादर है उसके लिए इंटरवेंशन डाटा लिखना और स्टेप फादर के लिए इंटरवेंशन डाटा लिखना, तो जब दोनों हमारे सामने आए तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये बात जो स्टेप फादर ने लिखी है और वही बात जब रियल फादर ने लिखी है तो दोनों में काफ़ी शिद्दत का फ़र्क था। दोनों ने वो वाक़यात लिखे जो कि उस बच्चे की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे, पर उनके अल्फाज का चुनाव और उनके बात करने का अंदाज़ और उसमें जो गहराई है वो उसमें बहुत फ़र्क था। क्योंकि स्टेप फादर ने पहले से उस बच्चे के अच्छे दिनों में उसको नहीं देखा था और स्टेप फादर ने उससे इश्क नहीं किया था। रियल फादर ने जो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, पहली नज़र की मोहब्बत जो कहते हैं, हर हकीकी फादर ने ये एक लव एट फर्स्ट साइट में से अपने आप को गुजारा होता है।
اور اس کے بعد چاہے کتنے بھی تلخ تجربات ہوں، یہ ریئل فادر کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے اور ریئل مدر کے لیے بھی یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اسٹیپ فادر کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو پھر انٹرونشن ڈیٹا لکھنا ہو تو کیسے لکھیں؟ کیونکہ ضروری ہے لکھنا، کیونکہ جب تک وہ انٹرونشن ڈیٹا نہیں لکھا جائے گا، جب تک حقائق بیان نہیں کیے جائیں گے، تب تک ایشو فریم نہیں ہو سکیں گے. ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے ایشوز فریم کرنے ہیں نا، ایشوز فریم کرنے ہیں کہ ایشو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیونکہ حقیقی والدین کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے، جو کہ نان ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کسی نو پتہ نہ لگے کہ میرا پتر جڑا ہے وہ نشہ کردا سی تے ہن ریہیب دے چے. یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ بات نان ایشو ہے، یہ ایشو نہیں ہے، یہ ایشو نہیں ہے، یہ نان ایشو ہے. اور ایشو فریم کرنا ضروری ہے کہ اس بچے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 2 سٹیپ چاہیے. پہلا سٹیپ کہ یہ نشہ چھوڑ دے، اور دوسرا سٹیپ کہ یہ مزیدار انسان بن جائے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.